ये विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पारस्परिकता प्रमेय। अब पारस्परिकता प्रमेय क्या है, क्या कहती है कि किसी भी जाल के जो कि किससे युक्त है, रैखिक और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त है और उसमें ऊर्जा के स्रोत लगे हुए हैं। अगर ऐसा जाल मेरे पास है तो उसके किसी एक लूप में मैंने वोल्टा स्रोत लगाया है, तो उस वोल्टा स्रोत के कारण उसके दूसरे लूप में, जाल के दूसरे लूप में अगर धारा I बह रही है, तब वही धारा प्रथम लूप में बहेगी, जबकि मैंने दूसरे लूप में वोल्टा स्रोत को लगा दिया है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि धारा मापन के लिए मैं मीटर काम में लेती हूँ। तो ये मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने एक लूप में वोल्टा स्रोत लगाया है और दूसरे लूप में अमीटर लगाया है, तो तब उस स्थिति में अमीटर जो धारा मापन करेगा, वही धारा मापन तब आएगा अमीटर में जबकि मैं दोनों लूपों में वोल्टा स्रोत और अमीटर की परिस्थिति को परस्पर बदल दूँ। तो ओवरऑल मेरे पास इसकी क्या कह सकते हैं हम कि मेरे पास दो लूप हैं। ये जाल मैंने एक टी जाल लिया है, इसमें मेरे पास दो लूप हैं। एक लूप में मैंने वोल्टा स्रोत लगाया है, दूसरे लूप में धारा मापन के लिए अमीटर लगाया है। अब मैं क्या करती हूँ कि वो अमीटर और वोल्टा स्रोत की स्थिति को बदल देती हूँ। अर्थात कि आपके पास जो लूप ने पहले वोल्टा स्रोत प्रथम लूप में लगा हुआ था, अब मैं उस वोल्टा स्रोत को दूसरे लूप में लगा देती हूँ, और जो अमीटर मेरे पास दूसरे लूप में लगा हुआ था उसको अब मैं प्रथम लूप में लगा देती हूँ। तो पारस्परिकता प्रमेय क्या कहती है कि इस आधार पर कि मैंने वोल्टा स्रोत और अमीटर की स्थिति बदल दी है, इस आधार पर अमीटर में बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि E/I2 का मान वही होता है कि जो E/I1 डैश का होता है। यानी कि वोल्टा और धारा का अनुपात यहाँ पर जो फर्स्ट परिपथ में मेरे पास मिलेगा, वही मुझे वोल्टा और धारा का अनुपात दूसरे परिपथ में मिलेगा। यानी ओवरऑल मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ, क्योंकि E तो वोल्टा दोनों में समान है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि बहने वाली धारा I2 का मान I1 डैश के बराबर आएगा। तो धारा के मान में जो अमीटर मुझे दर्शाता है, उस धारा के मान में वोल्टा स्रोत और अमीटर की स्थिति बदलने से परस्पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही पारस्परिकता प्रमेय है। अब मैं इसको सत्यापित करती हूँ, और अगर मुझे इसको सत्यापन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रथम लूप में मैंने जब वोल्टा स्रोत लगाया है तो दूसरे लूप में धारा नाप रही हूँ, और जब मैंने दूसरे लूप में वोल्टा स्रोत लगाया है तो पहले मैं धारा नाप रही हूँ। तो अमीटर में से बहने वाली धारा पहले परिपथ में I2 है, दूसरे परिपथ में I1 डैश है। तो पारस्परिकता प्रमेय से ये दोनों धाराएं का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब मैं इसी को सिद्ध करती हूँ। यानी I1 डैश का पहले परिपथ से निकालूंगी I2 का मान, और दूसरे परिपथ से मान निकालूंगी I1 डैश का। तो ये दोनों मान मुझे समान मिलने चाहिए, तब ये जो पारस्परिकता प्रमेय है ये सत्यापित हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, परिपथ 1 लिया। अब परिपथ 1 में मेरे पास दो लूप हैं, 1 और 2। अब पहले लूप में मैंने लगाई किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाया, तो मुझे क्या मिलेगा कि I1 Z1 प्लस Z3 और I2 भी इसी दिशा में आ रही है, इसलिए प्लस I2 Z2 इजिकल टू धारा की दिशा में मैं चलूँ तो वोल्टा स्रोत की EMF देखूँ तो माइनस से प्लस की ओर, इसलिए इजिकल टू E। यानी इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई प्रथम लूप के लिए, E इजिकल टू I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। अब मैं दूसरे लूप में लगाती हूँ किरचॉफ का वोल्टा नियम, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं धारा की दिशा से चल रही हूँ, तो Z2 प्लस Z3 I2, और I1 धारा भी Z3 में से सेम ही दिशा में बह रही है, इसलिए I1 Z3। अब इसमें कोई वोल्टा स्रोत नहीं है, इजिकल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कि 0 इजिकल टू I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ, एंड मैट्रिक्स मुझे क्या मिलती है कि E0 इजिकल टू ये Z मैट्रिक्स है, जिसका मान क्या है, यहाँ I1 का कोफिशिएंट Z1 प्लस Z3, I2 का कोफिशिएंट Z3, दूसरी इक्वेशन में I1 का कोफिशिएंट Z3, I2 का कोफिशिएंट Z2 प्लस Z3। तो ये मेरे पास Z मैट्रिक्स आ गई। ये मान किसका दे रही है मुझे, I गुणा होकर I1 I2 से गुणा होकर किसका मान देंगे, E का मान देंगे, वोल्टा का मान देंगे। अब इस पूरे में बिल्कुल जैसे कि हम पहले भी सॉल्व करते आ रहे हैं, मेरे पास del1 मैट्रिक्स का मान हो जाएगा, फर्स्ट को रिप्लेस करूँगी मैं E0 से, तो E0 Z3 Z2 प्लस Z3, तो मान मेरे पास आ जाएगा E Z2 प्लस Z3, क्योंकि ये तो 0 देगा। अब दूसरे से मैं I2 का मान निकालूंगी, तो सेकंड वाला जो मेरा है कॉलम, उसको मैं रिप्लेस कर दूँ E0 से, तो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी Z1 प्लस Z3 Z3 E और 0। तो ये del2 मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ इस तरह से मैंने लिख दी है कि del2 मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ आ गई, Z1 प्लस Z3 E Z3 0। तो इसका मान मैं निकालूंगी तो ये तो 0 देगा, और आ जाएगा माइनस का E Z3। अब Z मैट्रिक्स मेरे सामने ही है कि Z1 प्लस Z3 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 Z2 प्लस Z3, इसको सॉल्व किया मैंने,
और सॉल्व करने के बाद मेरे पास मान आ जाता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब बेसिकली मुझे मान चाहिए I2 का, तो मैं कंसंट्रेट करती हूँ I2 पर। तो I2 का मान मुझे क्या मिलेगा, डेल टू डेल Z। तो डेल टू डेल Z लिखने से मेरे पास मान क्या आ गया, माइनस EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या फिर E अपॉन I2 भी मैं निकाल सकती हूँ। तो ये मान मुझे पास आ जाएगा माइनस Z3 अपॉन डेल Z मैट्रिक्स। अब इसका कंपैरिजन मुझे करना है आपके पास I1 डैश से, तो मैं अपने दूसरे परिपथ पे जाती हूँ और इस दूसरे परिपथ में अगर मैं देखती हूँ तो दो लूप हैं 1 और 2, एक में धारा I1 डैश, दूसरे में I2 डैश। मुझे मान चाहिए I1 डैश का, लेकिन मैं समीकरण दोनों के लिए लिखूँगी पहले, तो ही तो मेरे पास सॉल्व होकर धारा का मान आएगा। तो पहले लूप में अब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस ये वाली धारा भी सेम दिशा में बह रही है, इसलिए प्लस I2 डैश Z3, कोई वोल्टा स्रोत नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्चुअली समीकरण क्या है, इसका मतलब परिपथ 2 के लूप 1 में KVL से समीकरण क्या मिलती है, I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश Z3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस परिपथ के दूसरे लूप में जब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, धारा की दिशा से हम चल रहे हैं, तो Z2 प्लस Z3 I2 डैश और धारा I1 डैश इसमें Z3 में सेम ही दिशा में है, इसलिए प्लस I1 डैश Z3 इज इक्वल टू, यहाँ मैं जाऊँगी माइनस से प्लस, इसलिए इज इक्वल टू E। तो समीकरण मेरे पास क्या बन गई कि I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू E। अब इन दोनों समीकरण से मैं पूरा मैट्रिक्स लिखती हूँ और मैट्रिक्स लिखने पर मुझे क्या मिलेगा, 0E इज इक्वल टू ये Z मैट्रिक्स वही जो पहले मुझे मिली है कि I1 डैश का कॉफिशिएंट Z1 प्लस Z3, I2 डैश का कॉफिशिएंट Z3, इस दूसरी समीकरण में I1 डैश का कॉफिशिएंट Z3, I2 डैश का कॉफिशिएंट Z2 प्लस Z3, और हम I2 डैश से गुणा करके जब इन Z को गुणा करते हैं तो मुझे वोल्टा मिलती है। तब इस मैट्रिक्स में मेरी डेल 1 मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया 0E से, तो डेल 1 मैट्रिक्स मिल गई। दूसरे कॉलम को 0E से रिप्लेस किया तो डेल 2 मैट्रिक्स मिल गई। ये मेरे पास डेल Z मैट्रिक्स है। डेल Z मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मान मिलेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस Z3 स्क्वायर करेंगे तो मान मुझे मिल जाता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब मैं I1 डैश का मान निकालना चाहती हूँ, केवल मेरा कंसंट्रेशन उस पर है, तो मान मुझे क्या मिलेगा, डेल 1 डैश डेल Z डैश, तो डेल 1 डैश का मान माइनस का EZ3, डेल Z डैश का मान Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ से E अपॉन I1 डैश का मान भी मैं निकाल सकती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। और ये हमने मान अगर मैं देखूँ E अपॉन I2 का यही मान मुझे मिला था, तो ये दोनों मान समान हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि E अपॉन I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश या फिर I2 इज इक्वल टू I1 डैश। क्यों? क्योंकि E से यहाँ पर कट जाएगा और कट जाएगा तो मेरे पास दोनों धाराएं समान मिलेंगी, इसलिए अब पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित होती है। अब मैं दूसरा लेके चल रही हूँ प्रमेय, और उस प्रमेय पे जाने से पहले अगर हम ये देखें तो E अपॉन I2 का जो रेशियो है, यानी एक लूप में धारा और दूसरे लूप में वोल्टा, दूसरे लूप में धारा पहले लूप में वोल्टा, तो इस डेफिनेशन को मैं देखूं तो जो मैंने प्रारंभिक डेफिनेशन डिफ़ाइन की थी उसमें ये प्रतिबाधा कहलाती है आंतरिक प्रतिबाधा। तो इसका मतलब मैं पारस्परिकता प्रमेय को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि अगर एक रेखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त और ऊर्जा स्रोतों से युक्त कोई मेरे पास जाल है, तो उस जाल के दो लूपों में ऊर्जा स्रोत और अमीटर का स्थिति परस्पर बदल देने से आंतरिक प्रतिबाधा का मान नहीं बदलता है, क्योंकि ये दोनों मान मुझे समान मिले हैं। इसलिए ZT12 इज इक्वल टू Z2T21, यानी ट्रांसफ़र इम्पीडेंस दोनों लूपों के लिए समान मुझे मिलता है। तो मैं इस तरह से भी इसका स्टेटमेंट दे सकती हूँ पारस्परिकता प्रमेय का कि आपके पास पारस्परिकता प्रमेय के अनुसार रेखिक और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं और ऊर्जा स्रोतों से युक्त जाल के दो लूपों में स्रोत और अमीटर का स्थान परस्पर बदलने पर भी आंतरिक प्रतिबाधा समान प्राप्त होती है, वह नहीं बदलती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब हम अगली थ्योरम ले रहे हैं प्रतिकार प्रमेय या कंपनसेटरी थ्योरम। अब प्रतिकार प्रमेय या क्षतिपूर्ति प्रमेय क्या कहती है कि जाल के किसी भी प्रतिबाधा को, जाल में जिसमें वोल्टा स्रोत भी लगे हुए हैं, रेखिक और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं भी लगी हुई हैं, ऐसे किसी जाल में मैं किसी भी प्रतिबाधा को एक वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकती हूँ, जहाँ पर उस वोल्टा स्रोत का EMF क्या होगा, जो कि उस प्रतिबाधा के अक्रॉस वोल्टा पतन होता है उसके बराबर होगा।
तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे पास एक सिंपल सा जाल मैंने बनाया है, इसमें एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ है और 2 प्रतिबाधाएँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं किसी एक प्रतिबाधा, यहाँ मैंने किसको रिप्लेस किया है, Z2 को, तो Z2 को एक वोल्टा स्रोत से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब वोल्टा स्रोत से जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके इस E2 सोर्स के वोल्टा EMF का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो उसके लिए प्रतिकार प्रमेय क्या कहती है कि इस E2 का मान होना चाहिए इसमें, इसके अक्रॉस जो यहाँ धारा बह रही है उसके कारण इस प्रतिबाधा के अक्रॉस जो भी वोल्टा पतन हुआ है उसके बराबर होगा E2 का मान। और यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टा पतन कितना होगा अगर मैं इस परिपथ से देखूँ, तो चूँकि इस परिपथ में धारा I बह रही है तो इसलिए Z2 के अक्रॉस जो वोल्टा पतन होगा वो हो जाएगा IZ2, और यही IZ2 प्रतिकार प्रमेय के अनुसार E2 के बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर ये प्रमेय सत्य है तो ये दोनों परिपथ परस्पर तुल्य होंगे, और अगर ये दोनों परस्पर परिपथ तुल्य हैं तो जितनी धारा I यहाँ बह रही है उतनी ही धारा I डैश यहाँ बहनी चाहिए। इसमें Z2 को E2 से रिप्लेस करने का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो दोनों परिपथ तुल्य हैं, इसलिए धारा दोनों में समान बहेगी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि I इज इक्वल टू I डैश। यदि I इज इक्वल टू I डैश है तो सत्यापित हो जाएगा कि Z2 को मैं E2 से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो अब सर्वप्रथम हम I का मान निकालते हैं, प्रथम परिपथ में धारा का मान निकालते हैं, और प्रथम परिपथ में मेरे पास धारा का मान ओम के नियम से E/Z होना चाहिए, और ये नेट Z इन दोनों का श्रेणी क्रम है, इसलिए I इज इक्वल टू मान हो जाएगा E1/Z1 प्लस Z2। अब मैं दूसरे परिपथ की ओर अग्रसर होती हूँ, और अब मैं दूसरे परिपथ में बात कर रही हूँ। तो दूसरे परिपथ में अब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ। तो दूसरे परिपथ में अगर मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं धारा की दिशा से चलती हूँ। तो I डैश Z1। अब यहाँ अगर मैं चल रही हूँ, ये इक्वल टू एक ही इम्पीडेंस लगा हुआ है, इसलिए ये जो वोल्टा ड्रॉप है ये किसके बराबर होगा, वो विद्युत वाहक बल की जो भी स्रोत लगे हुए हैं उनके नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास I1Z1 वोल्टा पतन आ गया। अब ये इक्वल टू किसके होगा, यहाँ अगर मैं देखूँ मैं धारा की दिशा से चल रही हूँ तो आती हूँ प्लस से माइनस, यानी ये इक्वल टू -E2, और यहाँ अगर मैं जाती हूँ तो माइनस से प्लस की ओर जाती हूँ। तो यहाँ अगर मैं माइनस से प्लस की ओर जाती हूँ तो मुझे ये मान मिल जाएगा प्लस का E1। तो मेरे पास समीकरण क्या बन जाएगी आपके पास कि Z1 I डैश इज इक्वल टू -E2 प्लस E1। यहाँ धारा बहने वाली I डैश है, ये वोल्टा पतन I डैश Z1 हो गया। यहाँ मैं रिवर्स दिशा में जा रही हूँ, प्लस से माइनस इसलिए माइनस का E2, और ये माइनस से प्लस जा रही हूँ इसलिए प्लस का E1। तो समीकरण मेरे पास आ गई -Z1 I डैश -E2 इक्वल टू -E2 प्लस E1। अब मुझे चाहिए I डैश का मान, तो I डैश का मान हो जाएगा E1 -E2/Z1। अब यहाँ पर मैं पुनः E2 का मान मुझे मालूम है कि E2 का मान, चूँकि इसको मैंने E2 वो वोल्टा स्रोत है जिसको मैंने Z2 को रिप्लेस करके प्राप्त किया है, प्रतिबाधा Z2 को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया है, और E2 का मान मैं पहले निकाल चुकी हूँ, और E2 का मान क्या आ रहा है IZ2। तो इस IZ2 को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है, और I का मान भी मैंने निकाल लिया है पहले परिपथ से कि I का मान है E1/Z1 प्लस Z2, इसलिए मेरे पास यहाँ I का मान भी मैंने रख दिया। तो मुझे क्या मिल गया, E1 -E1/Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1। अब इसको सॉल्व एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये नीचे आ गई टर्म, तो ये बन गई, और इससे गुणा कर दिया E1 से, तो ये हो गया E1Z1 प्लस Z2 माइनस E1Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z1 प्लस Z2। अब इसको मैं खोलूँगी तो ये E1Z1 प्लस E1Z2 माइनस E1Z2, तो E1Z2 वाली टर्म कट जाएगी। तो मेरे पास मान क्या बचेगा कि E1Z1/Z1 प्लस Z2, तो Z1 वापस कैंसिल होगा। तो I1 डैश का मान मेरे पास आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, और यही मान धारा I का था, इसलिए I डैश इज इक्वल टू I, यानी दोनों लूपों में बहने वाली धारा समान है। जबकि मैंने प्रतिकार प्रमेय से एक परिपथ बनाया और प्रतिकार प्रमेय को यूज़ करते हुए दूसरा परिपथ बनाया, तो अगर ये दोनों परिपथ तुल्य हैं तो I इज इक्वल टू I डैश होना चाहिए था, तभी मेरे पास प्रतिकार प्रमेय कंपनसेटरी थ्योरम सत्यापित होती है। तो यहाँ पर मेरे को यह मिल चुका है कि I डैश का मान I के बराबर है, यानी दोनों लूपों में धारा बराबर बह रही है, इसलिए प्रतिकार प्रमेय सत्यापित होती है। इसलिए हम ऐसे किसी भी जाल में जिसमें कि रेखिक और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं, उसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक तुल्य वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकती हूँ।
इस तुल्य वोल्टा स्रोत की जो विद्युत वाह बल का मान होगा वो उतना ही होगा जो प्रतिबाधा के क्रॉस धारा के कारण वोल्टा पतन होता है। तो ये प्रमेय हम सत्यापित कर चुके हैं। अब कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय को देखते हैं। धन्यवाद।